हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसा है मेरा बच्चा पार्टी? आई होप आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और बड़ी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 6 सर्कुलर मोशन चैप्टर 7 में हम बात करने वाले हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अच्छा, ये कुछ वैसा ही सिमिलर पैटर्न लगा है ना, जैसे हम लोगों ने पहले काइनेमेटिक्स पढ़ा था, फिर डायनामिक्स पढ़ा था, है ना। काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की थी, और डायनेमिक्स में हम लोगों ने बात करी थी कॉज ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा जल्दी बताइए, एक्सेलरेशन आती है तो फोर्स होगा या फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगी? दिस इज द क्वेश्चन, जल्दी बताइए। एक्सेलरेशन आई तो फोर्स लगा या सर फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन आई? जल्दी बताइए। एग्जैक्टली भैया, फोर्स लगेगा तो ही तो एक्सेलरेशन आएगी। यानी एक नंबर का बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द एक्सेलरेशन? फोर्स, ओनली फोर्स इज द ओनली कॉज ऑफ एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। भैया मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, जब तक कोई मुझे धक्का नहीं मारेगा यानी अप्लाई फोर्स नहीं करेगा, तब तक मेरी वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली, तो मैं भगना स्टार्ट कर दूंगा। यानी एक्सेलरेशन आएगा कब? जब कोई मुझ पर फोर्स अप्लाई करने वाला है। बात समझ में आई? सिमिलरली इन द सेम फैशन हम अभी तक काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़े थे, और काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की है। और कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था AR और AT का। अब हमें समझ में आ गया कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, AR तो बहुत नेसेसरी कंडीशन है, AR तो होगा ही होगा। हाँ, AT हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर UCM होगा तो AT की वैल्यू 0, NUCM होगा तो AT होगा जरूर। बात समझ में आई बच्चों? अच्छा, अब बात ये करते हैं कि जो ये सर्कुलर मोशन होता है, हम लोगों ने पढ़ा था डायनेमिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? डायनेमिक्स में हम बात करेंगे फोर्स के बारे में, कि सर्कुलर मोशन जो हो रहा है उसके लिए विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। तो आंसर है उसको, उस फोर्स को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है? देखिए, देयर इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स टू मूव अ पार्टिकल इन अ सर्कल एंड दैट इज रेडियल फोर्स। रेडियल क्यों बोला गया बच्चों? क्योंकि हमें पता है सर्कुलर मोशन के लिए रेडियल एक्सेलरेशन तो नेसेसरी कंडीशन है। टेंजेंशियल होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलने वाला है, बट रेडियल के बिना सर्कुलर मोशन तो पॉसिबल नहीं होने वाला है। एंड दैट रेडियल फोर्स इज नोन एज योर सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय वेरियस फोर्सेस। अब ये वेरियस फोर्सेस का मतलब कैसे हुआ? मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं बच्चों कि दिस इज अ स्ट्रिंग, और ये कोई भी एक मास है जो इस पे हैंग किया हुआ है, तो हमें पता है इस पे नीचे mg लग रहा होगा और इस स्ट्रिंग में क्या आ जाएगी? टेंशन। सोचो अगर ये टेंशन ना हो, यानी अगर इसमें स्लैक आ जाए, ऐसे आ जाए, तो क्या ये सर्कल में घूमेगा? नहीं घूमेगा ना, किसी भी कीमत पे नहीं घूमने वाला। तो इसको सर्कल में घुमाने के लिए विच वन इज रिस्पॉन्सिबल? टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर टेंशन आएगा तो ये सर्कल में इजीली घूम पाएगा, और अगर इसमें स्लैक आ गया, मतलब हल्का सा भी इसमें लचकपन आ गया, ढीलापन आ गया, तो ये सर्कल नहीं करने वाला। पक्का ना? तो अलग अलग फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उस फोर्स को हमने बोला सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आ गया? एक अलग नाम है, बाकी काम वही करने वाला है। फिर अब देखिए, जैसे इसमें वाले केस में कौन है रिस्पॉन्सिबल? स्ट्रिंग, और ब्लॉक के केस में तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए, अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम लोगों ने देखे। आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, याद है ना? सन के चारों तरफ अर्थ ऐसे गोल 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 घूमती थी। अब ये गोल गोल घूमने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता था? गोल गोल घूम रही है तो सर्कुलर तो हो रहा है, कौन सा फोर्स होता था? तो हम बोलते थे उसको ग्रेविटेशनल फोर्स, G(m1m2/r²). याद है बच्चों? परफेक्ट। तो इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलिए, अब याद करो, आपने आमिर खान की एक मूवी, बहुत पुरानी मूवी है, जो जीता वही सिकंदर, उसमें लास्ट में आमिर खान एक ट्रैक पर गोल गोल साइकिल घुमाता है, ऐसे सर्कुलर मोशन में साइकिल घुमा रहा है। तो जो साइकिल घूम रही है तो वो भी एक सर्कुलर पाथ कर रही है, सर्कुलर मोशन में है। अब वो सर्कुलर मोशन में, तो अब उस साइकिल को कौन कौन घुमा रहा है गोल गोल? तो बोलते हैं
फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो साइकिल नहीं चलने वाली। ये इतनी बातें हमारे पास 11th स्टैंडर्ड में। अब हम 12th में जैसे अपग्रेड होते हैं तो हमारे पास आता है एटम। याद करो, आपने 11th में एटम पढ़ा होगा। एटम में अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स भी सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करे तो यहाँ पर कौन सा फोर्स होता है? यहाँ पर बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थोड़ा और अगर हम 12th में बात करेंगे तो एक आता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर हम बात करें एक ब्लॉक को एक स्प्रिंग के साथ अटैच कर दे तो, और स्प्रिंग को पकड़ के ऐसे ऐसे रोटेट कराए तो वो भी सर्कल में घूमने वाला है, तो वहां पर कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा बच्चों? स्प्रिंग फोर्स। तो हमने देखा कि अलग अलग वेरियस फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग फोर्स, और उसके कारण सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग हो जाता है। तो ये सब एग्जाम्पल है जिनसे हमारे 99% क्वेश्चंस तो सोल्व होने वाले हैं। अलग केस में सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स अलग हो जाएगा, काम वही करने वाला है। और सबसे जरूरी एक्सेलेरेशन कौन सी है? रेडियल एक्सेलेरेशन। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से एग्जांपल लिया था कि एक हमारे पास बॉब है या मास है, ठीक है ना बच्चों। ये मास, ये स्ट्रिंग है हमारे पास, तो mg तो नीचे लगेगा बच्चों, और इसमें क्या आ जाएगी बच्चों? टेंशन। इस वाले पॉइंट को फिक्स पॉइंट मान के अगर मैं इसको रेडियस मानूं, नाउ दिस स्ट्रिंग विल एक्ट एज रेडियस, तो इसको रेडियस मानते हुए ये क्या करने वाला है बच्चों? एक सर्कुलर मोशन करने वाला है ना। अगर सर्कुलर मोशन करेगा तो यहां पर कंडीशन हो सकती है, हो सकता है कि उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन 0 हो सकता है उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नॉन जीरो। मान लेते हैं केस नंबर 1 कि जो ये वाला ब्लॉक है हमारे पास जिसका मास m है, एक मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अगर बच्चों कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो ओमेगा भी कांस्टेंट हो जाएगा। याद है ना ओमेगा और v में क्या रिलेशन है? पक्का, परफेक्ट। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा कांस्टेंट है तो 0, तो at की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 0। तो इस केस में at तो 0 है, बट क्या है सर? रेडियल एक्सेलेरेशन तो है, AR तो है, और AR का फॉर्मूला हमें पता है। AR का फॉर्मूला क्या है बच्चे? v स्क्वायर बाय r। अब सोचो, अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से देखूंगा, यानी ये ग्राउंड रहा है, यहां पर खड़े होकर मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब अगर मैं इस ब्लॉक का FBD बनाऊं, ध्यान से देखना, FBD ऑफ ब्लॉक बनाऊं मैं, तो क्या हुआ बच्चों? ये वाला ब्लॉक है, इस पे टेंशन लग रहा है इधर, क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन आएगी, तो टेंशन ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए। तो यहां पर हम न्यूटन लॉ सेकंड लगा सकते हैं, F इक्वल टू m इंटू ए। यहां पर F कौन है? टेंशन। जो ये मूव कर रहा है ब्लॉक, इस पार्टिकल का, इस ब्लॉक का मास कितना है बच्चों? m। दिस इज इक्वल टू m। और कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है? AR। तो अब अगर मैं बात करूं तो T का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? m, दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। नाउ दिस फोर्स इज नोन एज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। लेकिन याद करो, कल मैंने आपको बोला था कि आप सूडो का कॉन्सेप्ट पढ़ना है एक बारी। सूडो फोर्स क्यों जरूरी है यहां पर बच्चों? सूडो फोर्स देखना, समझना बहुत थोड़ा सा हो सकता है कि टिपिकल हो जाए, लेकिन सूडो फोर्स की हेल्प से हम कितने भी टिपिकल क्वेश्चंस को इजी बना सकते हैं। जैसे वहां पर भी हम लोगों ने सूडो का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और सूडो हम लोगों को समझ में आ गया था, बहुत इजी क्वेश्चंस होने लगे थे, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम पे रह के ग्राउंड रेफरेंस में हम हर क्वेश्चन को सोल्व कर पाए इजीली, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट सूडो का कॉन्सेप्ट लगते ही वो क्वेश्चन हमारा 1-2 लाइन में ही खत्म हो जाता था। दैट्स वाई यहां पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं तो T इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r आ रहा है, ठीक है ना।
अब अगर हम बात करें 90% क्वेश्चंस में हमें एक और फोर्स की जरूरत पड़ती है जिसको हम सूडो फोर्स ही बोलेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा नाम चेंज हो जाता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली है क्या? ये वही है बच्चों कि अगर हम एक्सेलरेटेड फ्रेम में ही बैठ जाए, याद करो एक्सेलरेटेड फ्रेम में ही बैठ जाए, तो एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठने से क्या होता है? सूडो का कॉन्सेप्ट आ जाता है। सिमिलरली यहां पर भी वही सूडो का कॉन्सेप्ट आएगा। अब होगा क्या? विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखा तो फोर्स की वैल्यू ये आ गई मेरे पास, T इक्वल्स टू mv²/r। और v की वैल्यू क्या होती है बच्चों? v की वैल्यू होती है r ओमेगा। यानी अगर मैं ओमेगा की टर्म्स में अगर v ना दे के ओमेगा गिवन है तो ओमेगा की टर्म्स में भी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों? रख दो यहां पर, T दिस इज इक्वल्स टू mr² ओमेगा² r विल कैंसिल आउट, यानी mr ओमेगा²। ये भी याद कर लो, दिस इज ऑल्सो सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगर हम बात करें कि जो ये पार्टिकल मूव कर रहा है बच्चों, ठीक है ना, देखना ध्यान से, अगर इसी वाले पार्टिकल पे, ये पार्टिकल जिसका मास m है, मैं एक छोटा सा नन्ना सा पार्टिकल बन के इसी पे बैठ जाऊं, क्योंकि घूम तो यही रहा है, एक्सेलरेशन में तो यही है ना। अब मैं इसी पे बैठ जाऊं, यानी विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकल, विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकल, पार्टिकल के ही रेस्पेक्ट में हम चीजों को एनालाइज करें। अब देखो पार्टिकल किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था? AR। मैं उसी पे चढ़ के बैठ गया, है ना, उसी पे बैठ गया मैं। अब उसी पे बैठ गया तो उसी के रेस्पेक्ट में मैं गाड़ी में मूव कर रहा हूं। समझने की कोशिश करना, मैं गाड़ी में मूव कर रहा हूं, एक बंदा ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा तो ग्राउंड वाले बंदे को गाड़ी मूव करते हुए दिखाई देगी, लेकिन अगर मैं गाड़ी में ही मूव कर रहा हूं तो मुझे सराउंडिंग्स मूव करते हुए दिखाई देगी, क्योंकि हम तो राजा बाबू बन जाते हैं, जिसमें बैठ जाएंगे हमारे लिए वो तो रेस्ट, ठीक है ना। अब हुआ क्या? यानी अगर मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम में देखूं और न्यूटन सेकंड लॉ लगाने के लिए एक्सेलरेटेड फ्रेम में आपको सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, वरना आप न्यूटन सेकंड लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं लगा सकते। हमें इनर्शियल फ्रेम में ही लगाना पड़ेगा बस। तो ये इनर्शियल फ्रेम था विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हम उछल के इसी पार्टिकल पे बैठ गए तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में सेकंड लॉ लगाने के लिए हमें सूडो का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो अब देखिए क्या हुआ। अब एक बार बताओ बच्चों, जैसे ही मैं इस पे उछल के बैठ गया, बहुत छोटा सा नन्ना सा पार्टिकल बन के बैठ गया, तो मेरे लिए इस पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या हो गई? 0, क्योंकि हम तो अब राजा बाबू बन गए, हमें ये नहीं चलता हुआ दिखाई देगा। तो विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकल, विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकल ए एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या हो गया बच्चों? 0। अब एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो गया, यानी इट मींस F net इज इक्वल टू 0, क्योंकि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द एक्सेलरेशन? नेट फोर्स। और एक्सेलरेशन 0 हो गया क्योंकि हम उसी वाले पार्टिकल पे बैठ गए, तो हमारे लिए तो वो रेस्ट पर आ गया। रेस्ट पर आ गया इसका मतलब क्या है कि उसकी एक्सेलरेशन 0 हो गई। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या है? उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो गया। चलिए जी, अब नेट फोर्स 0 का मतलब क्या है? अब सोचो, इस पे एक फोर्स लग रहा था, टेंशन इस डायरेक्शन में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन थी बच्चे इस डायरेक्शन में AR। अब सूडो क्या कहता है? सूडो क्या कहता है? जिस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हो उस पर एक फोर्स लगने वाला है सूडो, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेटेड फ्रेम। फ्रेम की एक्सेलरेशन किधर है? अंदर, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। तो सूडो कहां लगेगा मेरे बच्चों? रेडियली आउटवर्ड। लो जी, ये तो लगा रेडियली आउटवर्ड। अब ये सूडो फोर्स FP लिख दिया बच्चों मैंने इसको। अब FP के मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड में क्या है? m इंटू ए होता है, लेकिन m क्या होता है? मास ऑफ द पार्टिकल। तो मास ऑफ द पार्टिकल यानी m जो हमने माना है, और a एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम कितनी? AR, यानी m इंटू AR। लो जी, ये इस पे सूडो फोर्स लगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। और दिस रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन वाले सूडो फोर्स का ही नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद करना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली बच्चों में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में ही कंफ्यूजन रहता है, समझ में ही नहीं आता होता क्या है। सेंट्रीपिटल क्या लगेगा? अंदर वाला,
और अगर हम एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठ जाएंगे तो हमें क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल किधर, रेडियली आउटवर्ड, सेंट्रीपिटल किधर लगेगा, रेडियली इनवर्ड, सेंट्रीफ्यूगल रेडियली आउटवर्ड, याद रखना बच्चों। अच्छा अब आ जाओ कॉन्सेप्ट पे। अब इस पार्टिकल पे देखो कितने फोर्स लग रहे हैं, टी अंदर लग रहा है रेडियली इनवर्ड टेंशन, और सूडो किधर लग रहा है, रेडियली आउटवर्ड। लेकिन इस पार्टिकल के रेस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन कितना है बच्चों, 0, यानी अंदर लगने वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू बाहर लगने वाला फोर्स। तो अंदर कितना लग रहा है बच्चों, टेंशन, बाहर कितना लग रहा है बेटे, एफ पी, और एफ पी का मैग्नीट्यूड कितना बच्चों, एम इंटू ए आर, और ए आर कितना है बच्चों, वी स्क्वायर बाई आर। अरे सर ये तो वही फॉर्मूला आ गया, ये तो वही फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला तो बिल्कुल वही है, बट दोनों केसेस अलग अलग है। एक हम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्व कर रहे थे, और एक हम लोगों ने उसी पार्टिकल पर बैठ के चीजों को एनालाइज किया। ये जो सेकंड स्टेप है ना, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल रोल में आ गया, नाउ दिस सेंट्रीफ्यूगल इज नथिंग बट अ सूडो फोर्स, ठीक है ना बच्चों, दिस इज ऑल्सो नोन एज सूडो फोर्स। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि हमारी 99% प्रॉब्लम्स सेंट्रीफ्यूगल के कॉन्सेप्ट से, सूडो के कॉन्सेप्ट से इजी बनने वाली है। अभी समझाएंगे आप लोगों को, बात समझ में आई। हम सर्कुलर मोशन की सारी प्रॉब्लम्स को ग्राउंड रेफरेंस में भी सोल्व कर सकते हैं, बट सूडो थोड़ा इजी बना देता है। पहले बताइए सूडो समझ में आया, एक बार जल्दी रिपीट करता हूं। सूडो कैसे लगाने हैं, जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है ना, उसी पे बैठ जाओ उछल के, छोटा सा नन्ना सा पार्टिकल बन के। अब जो उस पे बैठ गए तो उस पार्टिकल के रेस्पेक्ट में, जो छोटा सा पार्टिकल बन के बैठे हो उसके रेस्पेक्ट में पार्टिकल ब्लॉक की एक्सेलेरेशन कितनी होगी, 0। ब्लॉक की एक्सेलेरेशन 0 होगी तो इसका मतलब जो रेडियल फोर्स लग रहा है, रेडियल डायरेक्शन में जितनी भी फोर्सेस लग रहे हैं, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। और रेडियल एक्सेलेरेशन, रेडियल डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, सूडो फोर्स, उसी को हम लोगों ने नाम दे दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखिए बच्चों ध्यान से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला वही mv स्क्वायर बाय आर, और डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड। बात समझ में आई बच्चों। अब ध्यान से देखना, ये जो केस पढ़ा है हम लोगों ने, इस केस में क्या माना है हम लोगों ने, इस केस में हम मान के चल रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है बच्चों, कांस्टेंट। बट जरूरी थोड़ी ना कि हर केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, ना 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 ना, इट इज नॉट नेसेसरी। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ना होगा तो सर उस पर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी होगी, उस पर रेडियल एक्सेलेरेशन भी होगी। अब उसको कैसे सोल्व करें, कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी है, समझ में भी आ गया होगा, है ना। चलो अब सेकंड केस में हम उसी को डिस्कस करने वाले बच्चों। सेकंड केस बात करते हैं कि मान लेते हैं कि वही सर्कुलर मोशन, ये सेंटर और यहां पर हमारा पार्टिकल जिसका मास m, ठीक है। अब इसके पास दोनों ही एक्सेलेरेशन है बच्चों, at और ar। अब ध्यान से सुनना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहे हैं तो हमारे पास at और ar दोनों है, यानी समहाउ इसका नेट एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में होगा। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और a नेट कितना होगा, √ar का स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर। अब हमें पता लगा कि भैया इजी रहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कॉन्सेप्ट से, तो क्यों ना इसी पार्टिकल पे, नन्ना सा पार्टिकल, इसी मास पर एक छोटा सा पार्टिकल बन के बैठ जाए। अब ध्यान से सुनना बच्चों, इस पे छोटा सा पार्टिकल बन के बैठ गए। अब कैसे करें, तो जैसे ही एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठ गए तो नॉन इनर्शियल फ्रेम आ गया। नॉन इनर्शियल फ्रेम में भैया न्यूटन सेकंड लॉ लगाने के लिए सूडो तो लगाना पड़ेगा। सूडो कहाँ लगता है, ऑपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। अब ध्यान से सुनना, फ्रेम की एक्सेलरेशन ना आप रेडियल है ना टेंजेंशियल है, वो समहाउ इधर है ना बच्चों, ये है। तो सूडो किधर लगेगा, इस एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी इधर, पक्का इधर लगेगा सूडो फोर्स, और इधर कोई भी फोर्स था हमारा। ओके डन। अब अगर इसी वाले फ्रेम के, यानी विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकल की बात करें हम लोग, विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकल, या यू कैन से नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में बात करें, यानी जो फ्रेम घूम रहा है, जो पार्टिकल, उसी पार्टिकल पे नन्ना सा पार्टिकल बन के, उसी पार्टिकल पे, उसी ब्लॉक पे एक नन्ना सा पार्टिकल बन के बैठ जाओ, ये बन गए हम। अब इसके लिए हमारे पास क्या हुआ, तो उधर लग रहा है ए नेट, इधर लगेगा सूडो,
और सूडो का फोर्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बेटे, m मास ऑफ द ब्लॉक इंटू ए नेट। अब अगर इस ए नेट के दो हम हिस्से करें तो एक इधर ही जाएगा ए आर और एक इधर जाएगा ए टी, होगा ना बच्चों? ये देखो ध्यान से, यही सेम होगा। इसके लिए अगर हमें सूडो एनालाइज करना है तो एक लगेगा ए आर, एक लगेगा ए टी। अब बात ये आती है कि सर जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था ये कौन सा है, ये ए आर है, ए टी है, या दोनों का कॉम्बिनेशन है? अब ये पॉइंट याद रखना बच्चों। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नथिंग बट द सूडो फोर्स ऑफ रेडियल एक्सेलेरेशन। अब ये समझने वाली बात है बच्चों। अब बहुत बच्चे कहते हैं कि ये हमारे पास सूडो फोर्स तो आ गया, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल कौन सा है? क्या यही सेंट्रीफ्यूगल होगा क्या? आंसर है नहीं। तो कौन सा सेंट्रीफ्यूगल होगा सर अगर दोनों एक्सेलेरेशन आ जाए तो आपको याद क्या रखना बच्चों, जो टेंजेंशियल मतलब जो रेडियल एक्सेलेरेशन था ना, रेडियल एक्सेलेरेशन ये वाला ही कहलाया जाएगा आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये याद रखना बच्चों, क्योंकि मोस्टली बच्चा गड़बड़ कर जाता है इसमें। वो कहता है कि भैया एफ नेट तो ऊपर था तो सूडो नीचे लगने वाला है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया ना। सेंट्रीफ्यूगल तो हमेशा ही रेडियल एक्सेलेरेशन वाला होगा, ए नेट वाला सेंट्रीफ्यूगल नहीं होगा। ए नेट वाला कभी भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होगा, याद रखना बच्चों। कौन सा होगा? हाँ, रेडियली आउटवर्ड। अभी भी फॉर्मूला वही कितना हो जाएगा बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला सेंट्रीफ्यूगल वही mv² बाय r। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनो, जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, अगर यूसीएम वाली प्रॉब्लम्स आ गई तो उसमें तो कोई इशू है ही नहीं बच्चों। यूसीएम का मतलब 80 तो 0 हो गया, तो बचा ही उसमें रेडियल, तो उसी वाले पार्टिकल पे उछल के बैठ जाओ। तो पार्टिकल की एक्सेलेरेशन 0 और पार्टिकल की एक्सेलेरेशन 0 तो का मतलब एफ नेट 0, यानी एक सेंट्रीपिटल लग रहा होगा इनवर्ड, एक सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा आउटवर्ड, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। दैट्स इट। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें एटी और ए आर दोनों आ जाए तो क्या करें? तो भी प्रोसेस वही है बच्चों। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो उस केस में सर्कल को दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक रेडियल वाला और एक टेंजेंशियल वाला। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो हमारा स्टेप सुन लीजिए, फिर लिखे भी हुए स्टेप्स उनको फॉलो करना। सबसे पहला क्या है कि सबसे पहले सर्कल को आइडेंटिफाई करो। अब आप पूछेंगे कि सर इसमें क्या बड़ी बात होगी सर्कल को आइडेंटिफाई करना? बड़ी बात है बच्चों। देखिए कई बारी सर्कल आपको इजीली दिखाई दे जाएगा। मान लो इस वाले पार्टिकल को मैं ऐसे घुमाऊं तो ये हमारे पास कैसा सर्कुलर मोशन हो गया? ऐसे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन बोलते हैं इसको। कैसा बोलते हैं? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब देखना, इसी वाले पार्टिकल को मैं ऐसे ऐसे घुमाऊं, समझ में आ गया आपको? ये वाला घुमाया तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे हम, वैसे तो ये होता है हमारे पास कोनिकल सर्कुलर मोशन, और इस कोनिकल सर्कुलर बेसिकली ये कोन टाइप बनने वाला है ना। समझ गया है आपके? जैसे वो बर्थडे पे वो पहनते, हम कैप पहनते हैं, उस कैप को अगर नीचे ऊपर से देखो तो कोनिकल और नीचे देखेंगे तो सर्कल फॉर्म बनता है। तो सिमिलरली इसको अगर मैं यहाँ पे फिक्स करके ऐसे घुमाऊं कोनिकल डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो ये नीचे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करने वाला। बात समझ में आ गई बच्चों आपको? पक्का? ऐसे घुमाएंगे तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और ये कोनिकल शेप में घुमाएंगे तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो दैट्स वाई मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा सर्कल कौन सा है। जो सर्कल होगा उसका रेडियस चाहिए होगा हमें, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv² बाय r। r क्या? रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है ना? अब देखिए सेकंड क्या है कि नाउ अप्लाई mv² बाय r रेडियली आउटवर्ड, और रेडियली आउटवर्ड ही लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड मेक श्योर आप उसको सूडो के कॉन्सेप्ट में, सूडो वाले फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में सोल्व कर रहे हो, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में रेडियल फोर्स नेट एफ नेट कितना होना चाहिए? 0। देखिए नाउ अप्लाई mv² बाय r रेडियली आउटवर्ड एंड मेक श्योर एफ नेट इन रेडियल डायरेक्शन शुड बी 0। रेडियल डायरेक्शन में एफ नेट शुड बी 0 होगा, और वो कब होगा? जब आप उसी पार्टिकल पर, उसी ब्लॉक पर एक नन्ना सा पार्टिकल बन के उसी के रेफरेंस में क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। यानी रेडियल डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे बाय नॉन इनर्शियल फ्रेम या सूडो के कॉन्सेप्ट से। अब बची ये टेंजेंशियल वाला,
इसको हम ग्राउंड फ्रेम में सोल्व करने वाले, बस दैट्स इट। और थर्ड वाला क्या है, एंड सोल्व टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो 3 स्टेप्स कौन कौन से हुए बच्चों? सबसे पहले सर्कल को आइडेंटिफाई करना है, अलग अलग शेप में अलग अलग केसेस में सर्कल बनने वाला है, तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि विच इज सर्कुलर मोशन, विच इज सर्कुलर पाथ। सेकेंडली, उसमें जो रेडियल डायरेक्शन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r लगाएंगे और मेक श्योर कि रेडियल डायरेक्शन में एफ नेट 0 हो जाएगा। और जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है उसको विद नॉर्मली, जैसे नॉर्मली सोल्व करते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वैसे सोल्व कर दीजिए और आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये 3 स्टेप्स है। अभी कई बच्चों को समझ में आ रहा होगा ये क्या बोल गए सर। टेंशन मत लो, अभी आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस क्वेश्चंस कराता हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा वाओ ये तो बहुत ईजी है। स्टेप्स क्या रखना है, पहले आइडेंटिफाई करना है सर्कल कौन सा है, रेडियल डायरेक्शन में सूडो का कॉन्सेप्ट लगाना है और टेंजेंशियल डायरेक्शन में नॉर्मली विद ग्राउंड फ्रेम हमें सोल्व करना है, बस दैट्स इट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको समझने में। चलिए बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, देखना। ये फिक्स पॉइंट है, 2 ब्लॉक्स लगाए हुए हैं, दोनों को स्ट्रिंग से जोड़ा हुआ है, हमसे बोला गया फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। और ओमेगा हमें गिवन है बच्चों। चलिए ओमेगा गिवन है तो भी अच्छी बात है, वी गिवन होता तो भी हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ओमेगा कैसा है, पहली बात तो देखो ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा कांस्टेंट है इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 0, अल्फा की वैल्यू 0 मतलब AT की वैल्यू 0, यानी इसमें केवल और केवल रेडियल एक्सेलेरेशन ही आने वाली है। अच्छा, सबसे पहले क्या था हमारा, आइडेंटिफाई द सर्कल। अब देखो बच्चों, ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक ऐसे एक सर्कल कंप्लीट करने वाला है छोटा, जिसका रेडियस हो जाएगा 1 मीटर, और ये वाला ब्लॉक एक बड़ा सर्कल करने वाला है जिसका रेडियस हो जाएगा 2 मीटर। समझ में आ गया, हमें दोनों का आइडेंटिफाई हो गया। अब क्या करना है, अब हमें साफ पता लग रहा है कि इसमें तो केवल और केवल रेडियल एक्सेलेरेशन आने वाली है। तो रेडियल एक्सेलेरेशन को सोल्व करने का क्या तरीका है, अरे सर इसी पर छोटा सा पार्टिकल बन के बैठ जाओ, नन्हा सा पार्टिकल। अब इसके रेस्पेक्ट में रेडियल एक्सेलेरेशन इसका क्या हो जाएगा, 0। अब देखना ध्यान से, ये 2 किलोग्राम, ये 1 किलोग्राम, FBD ऑफ 1 किलोग्राम बना रहा हूं बच्चों मैं, ध्यान से देखना, FBD ऑफ 1 किलोग्राम, तो ये 1 किलोग्राम, इसी के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा सा पार्टिकल बन के आप बैठ गए, तो इधर क्या लगेगा, टेंशन। मान लो इस रस्सी में टेंशन T1 है, इस रस्सी में टेंशन T2 है, तो इधर क्या लग रहा है, T2। अब ध्यान से सुनो, जो आप उसी के रेस्पेक्ट में बैठे हो तो सेकंड लाइन पढ़ो, अप्लाई सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल किधर लगने वाला है, बाहर की डायरेक्शन में सर, बाहर की डायरेक्शन में, तो इधर लगेगा। कितना लगेगा सर, mv²/r लगने वाला है। m किसका, ब्लॉक का मास 1 किलोग्राम, पहले चलो ऐसे लिख देते हैं mv²/r। अच्छा v नहीं है, तो v नहीं है तो हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mr⍵² भी होता है, अभी भी पढ़ा था। तो इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की डायरेक्शन में mr⍵²। m की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1। रेडियस, इस वाले के रेडियस कितना हो जाएगा, 2 मीटर, तो इंटू 2, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2, यानी 2 का स्क्वायर 4। ध्यान रखना, अब जो कि इसी के रेस्पेक्ट में इसका रेडियल एक्सेलेरेशन 0 होगा, तो एफ नेट भी क्या होगा, 0। अंदर लगने वाला मस्ट बी इक्वल टू बाहर लगने वाला, तो अंदर कितना लग रहा है, T2, बाहर कितना लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल, यानी यहां से T2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ध्यान से देखो, T2 की वैल्यू आ गई 8 न्यूटन, बस दैट्स इट आंसर। तो T2 तो आ गया हमारे पास। अब हम बात करेंगे 2 किलोग्राम की, तो दोबारा से वही, अब इसके रेस्पेक्ट में देखो, इस पे भी वो A नेट 0 हो जाएगा। अब जब इसका FBD बनाएंगे तो ध्यान से देखना बच्चों, इस पे अंदर लगेगा T1, बाहर लग रहा है T2। अब जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आने वाला है, तो इसकी रेडियल डायरेक्शन के अपोजिट लगने वाला है mr⍵², यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दैट्स इट, बोलो समझ में आया भाई। T1 T2 तो लगेगा, लेकिन एक और लगेगा कौन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, बाहर, रेडियली आउटवर्ड। इधर लगेगा एक्सेलेरेशन रेडियली इनवर्ड, तो उसके अपोजिट जाएगा रेडियली आउटवर्ड। अब देखो, अब इस पे भी एफ नेट 0 होना चाहिए, एफ नेट 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बच्चों, क्योंकि उसी के फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन तो 0, हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में देख रहे हैं, तो ए नेट तो 0 होना चाहिए,
यानी अंदर लगने वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू बाहर लगने वाला फोर्स। अब यहाँ पे m तो 2 किलोग्राम हो जाएगा, इसका रेडियस 1 मीटर रहेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ सर्कल को आइडेंटिफाई करना सबसे जरूरी है, हमें तभी पता लगेगा कौन रेडियस कितना है। इसके लिए रेडियस 2, इसके लिए रेडियस 1 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4। अब देखो ध्यान से T2 कितना है बच्चों 8 प्लस 4 2 जा 8 यानी ये आया 16 न्यूटन। लो जी, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट, बहुत इजी सा न्यूमेरिकल, और रेडियल यानी सेकंड यानी सूडो के कॉन्सेप्ट को लगा के एक लाइन में सॉल्यूशन आ गया। बोलो समझ में आया बच्चों, पक्का? अब इस पे कितने भी लगा लो, एक ब्लॉक और लगा दो, एक ब्लॉक को हटा के इसी के बारे में डिस्कस कर लो, कितने के बारे में भी डिस्कस कर लो, ये हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ईजी बना। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें थोड़ा और अच्छा कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 को समझने से पहले एक बार थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखा देता हूँ। रियलिटी में ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन ही है। ये हुआ क्या है देखिए, समझने की कोशिश करना बच्चों। यहाँ पर ये था ऐसे, mg नीचे था, फिर ये घूमने लगा, तो mg तो नीचे ही लगेगा। देखो हर कंडीशन में कहीं पर भी चले जाए mg नीचे ही लगने वाला, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बोला, जब ये यहाँ पर पहुँचा है एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, तो इस वाली रोप में टेंशन कितनी आई है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें टेंशन निकालनी है जब ये 53 डिग्री का एंगल बना दिया है, रेडियस हमें गिवन है, और इस पॉइंट पर जो हमें वेलोसिटी गिवन है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। चलो तो अब करना क्या है, अब बच्चों इसको बनाते देखना एक बारी। सेंटर, ये आपके पास स्ट्रिंग, और इसमें mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। ये वर्टिकल के रेस्पेक्ट में 53 डिग्री घुमाए। चलो टेंशन इसमें आ गई, हमें यही कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करूं, तो ये एंगल भी 53 है, तो ये भी 53 हो जाएगा, ठीक है ना। mg के दो कंपोनेंट कर लेते हैं। एक कंपोनेंट तो रेडियल डायरेक्शन में आ जाएगा mg cos 53, और एक इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा mg sin 53। ध्यान से देखना बच्चों। चलिए अब हमें वही करना है बच्चों कि पहली बात तो सर्कल हमें आइडेंटिफाई हो गया। सर्कल तो ये रहा सर, यानी ये सर्कुलर मोशन है, ठीक है। हाँ, अब क्या करो, रेडियल डायरेक्शन में एफ नेट 0 होना चाहिए, रेडियल डायरेक्शन में एफ नेट 0 होना चाहिए। अब देखिए ये घूम रहा है बच्चों, इसकी इस पॉइंट पर वेलोसिटी भी गिवन है हमारे 10 मीटर पर सेकेंड, तो यानी रेडियल डायरेक्शन में क्या आ जाएगा बच्चों, टी भी है, mg cos 53 भी है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल भी लगने वाला है। सेंट्रीफ्यूगल किधर लगेगा, रेडियली आउटवर्ड, ये रेडियस है इसके बाहर, कितना बच्चों mv²/r। अब रेडियल डायरेक्शन में एफ नेट 0 होना चाहिए, तो बच्चों t मस्ट बी इक्वल टू mg cos 53 प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। देखो ध्यान से, m की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 किलोग्राम, 1, g की वैल्यू 10, cos 53 कितना होता है बच्चों, वेरी गुड 3/5 प्लस m की वैल्यू 1, v की वैल्यू 100, मतलब 10 का स्क्वायर, रेडियस 1, तो ये कितना बना बच्चों 106 न्यूटन। लो जी 106 न्यूटन टेंशन आ गया। अब अगर ये 6 है तो इधर कितना आया बच्चों हमारे पास, ये कितना बना mg 1 इंटू जी इंटू 4/5, यानी ये 8 न्यूटन। ये 8 न्यूटन से क्या हो रहा होगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आ गई कितनी, F/m। F कितना है 8 न्यूटन, मास कितना है 1 किलोग्राम, यानी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 80 आ गई, और 80 क्या कर रही होगी, देखना स्पीड के अगेंस्ट में 80 लग रही है। स्पीड इधर है, एक्सेलेरेशन इधर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब सर ये इसको रिटार्ड कर रही होगी, यानी जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा होगा इसकी स्पीड कम होती जाएगी। दैट्स इट। बोलो समझ में आया। देखो इसमें दोनों ही लग गए। अब दोनों ही लग गए तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि इसमें रेडियल वाले को तो हम लोगों को सूडो के कॉन्सेप्ट में सोल्व करना है, और टेंजेंशियल को हम लोगों ने ग्राउंड रेफरेंस में। तो हमने देखा mg के दो कंपोनेंट की, इधर फोर्स लग रहा था तो एक्सेलेरेशन कितना आ गया, फोर्स बाय मास, मास 1 किलोग्राम था, तो एक्सेलेरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ गई, वेलोसिटी आगे की डायरेक्शन में,
तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ गई। अरे सर ये तो पलटी मार क्वेश्चन बन गया। एग्जैक्टली है ना बच्चों, तो ये इसको रिटार्ड करेगा, दैट्स इट, रिटार्ड करने वाला है। लो जी बोलो समझ में आया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले आपको समझाता हूं सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सिंपल पेंडुलम बहुत बेसिक्स है, एनएलएम में भी क्वेश्चंस कर सकते थे, नहीं तो यहां पर सर्कुलर मोशन प्लस एनएलएम के कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम बात करेंगे सिंपल पेंडुलम। बेसिकली सिंपल पेंडुलम अगर आपने देखा होगा तो ऐसे एक रिजिड स्पॉट के साथ ये कोई भी एक स्ट्रिंग होगी और इसके साथ एक बॉब को हैंग कर दिया जाता है। समझाता हूं आपको, देखिए ये वही, ये रिजिड सपोर्ट है, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक मास है, इसको बॉब बोलते हैं, ठीक है। अब ये इसकी मीन पोजीशन होती है, दिस इज एट इट मीन पोजीशन, ठीक है बच्चों। अब होता क्या है, देखो अगर मैं इसको किसी भी पॉइंट पर ले जाके, यानी यहां से किसी भी पॉइंट पर ले जाके इसको छोड़ दूं तो ये ऐसे ऐसे घूमने वाला है, होगा ना। तो इसको बोलते हैं हम वर्टिकल, ये दिस इज मीन पोजीशन वाली लाइन को हम वाई एक्सिस मान लेते हैं फॉर अ टाइम बिंग, वर्टिकल। इस वर्टिकल से ये कितना एंगल घूमा, वो थीटा एंगल मान लिया, ठीक है। अब ये समझने की कोशिश करना बच्चों, बस जैसे ये है, इसको जिस भी हाईएस्ट पॉइंट पर लेके जाके छोड़ूंगा, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पॉइंट। छोड़ दो तो होगा क्या, ये एक बार अपनी दोबारा इसी मीन पोजीशन पे आएगा, फिर इस डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट पे जाने वाला है, फिर वापसी आने वाला है, फिर वापसी जाने वाला है। एंड अगर ये आइडल होता तो ये कभी ना रुकता, जैसे हम लोगों ने घड़ी वाले पेंडुलम देखे हैं। बात समझ में आई ना, इसको बोलते हैं हम सिंपल पेंडुलम, ये रहा, ठीक है। अब इसकी दो कंडीशन पे देखना। अच्छा एक और बताओ, यहां पर एक्सट्रीम पे जैसे ही छोड़ूंगा, एक्सट्रीम पे क्या हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी, यानी स्पीड जीरो हो जाएगी सर। एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर ये नीचे आएगा मीन पोजीशन, फिर एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर वापसी आएगा। तो ये ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करता रहने वाला है। आप समझना, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। मान लो ये यहां पर आ गया, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम। और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो। फिर इधर भी उतना ही लेके चलेगा ये एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये भी एक्सट्रीम, ये मीन, ये एक्सट्रीम। अब होगा क्या, दोबारा देखो, जैसे ही मैं यहां से छोड़ूंगा स्पीड जीरो, नीचे आएगा। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक डायरेक्शन में लगने वाला है, यानी वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी। फिर इस पॉइंट पर क्या होगा, वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा, यानी यहां पर वेलोसिटी कम, फिर दोबारा टेंजेंशियल और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में आएगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम। यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर वी मैक्स होता है, इधर जाएगा, इधर जाएगा तो एक्सेलरेशन इधर, वेलोसिटी इधर, यानी वी जीरो हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। वापसी आएगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन। फिर दोबारा देखो, यहां से यहां जाएगा तो सर वेलोसिटी मैक्सिमम से जीरो जा रहा है, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। वापसी आएगा तो बच्चों एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन। तो आई होप ये सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बड़ा बेसिक सा फंडा है बच्चों, क्या कि आपने ये मीन पोजीशन होती है, एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ये आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड जीरो हो जाएगी, ठीक है ना, एक्सट्रीम पोजीशन पे, मोस्ट पॉइंट पे जहां पर भी वो मैक्सिमम दूर जा सकता है, ठीक है। और फिर ये टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा। अब यहीं से एक बेसिक सा क्वेश्चन बना हमारे पास कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है बच्चों। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, इसलिए कह रहा हूं, टेंशन नहीं लेना। ये रेडियस हमारे पास 2 मीटर दे दिया बच्चों, ये मास 1 किलोग्राम दे दिया बच्चों, और मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड। हमसे बोला गया फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब पहले बताओ भैया, अगर ये सेंटर है तो ये तो एक वर्टिकल मोशन होने वाला है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने वाला है, होगा ना ऐसे। अगर ये सेंटर रख दे तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। अभी कहां पर है, अपनी मीन पोजीशन पे, ध्यान से सुनना। अगर ये अपनी मीन पोजीशन पे, तो अब क्या हुआ, चलो जी लगाते हैं, देखो ध्यान से।
अब ये mg नीचे लगेगा बच्चों, टेंशन ऊपर आ गया, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ठीक है ना। इसी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, किधर, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड यानी नीचे की डायरेक्शन में, कितना, mv²/r। तो टेंशन कितना हो गया बच्चों, T दिस इज इक्वल्स टू mg प्लस mv²/r। m कितना है बच्चों, 1 यानी 1 इंटू 10 इन प्लस 1 इंटू वी का स्क्वायर यानी 100 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है बच्चों 2, तो 2 ये कितना आ गया बच्चों 10 प्लस 50 यानी 60 न्यूटन। लो जी बोलो, आया समझ में बच्चों, पक्का। अब एक बारी IIT JEE में एक बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट पूछा गया कि अगर जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया ना, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया, तो मैंने क्या किया, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचने के बाद इसकी स्ट्रिंग को कट कर दिया, ठीक है ना, ये कट कर दिया, एक्सट्रीम पोजीशन पे कट कर दिया। तो हमसे बोला गया उस टाइम पर इस पार्टिकल का पाथ कौन सा होने वाला है। पाथ समझ लीजिए, क्या ये सीधा नीचे गिर जाएगा, फर्स्ट, क्या ये ऐसे गिरने वाला है, सेकंड, क्या ये ऐसे गिरने वाला है, थर्ड। देखो क्या बोल रहे हैं कि जैसे वो घूम रहा था ना, जब वो एक्सट्रीम पे पहुंचा तभी जो उसकी स्ट्रिंग थी उसको कट कर दिया, कट कर दिया। तो पूछा गया कि कौन से पाथ को फॉलो करने वाला है, क्या वो सीधा नीचे आ जाएगा, या वो ऐसे जाते हुए नीचे जाएगा, या वो ऐसे आते हुए नीचे आने वाला है, कौन से पाथ को फॉलो करने वाला है। वेरी गुड, कौन सा, फर्स्ट, क्योंकि सर एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी। और हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो पार्टिकल एक्सेलेरेशन वाले पाथ को फॉलो करता है। किस वाले पाथ को, एक्सेलेरेशन। अब एक बात बताइए, वैसे जैसे ही कटा तो इस पे एक्सेलेरेशन कौन लग रहा था, जी। अरे सर ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, बस। तो ये फर्स्ट पाथ को फॉलो करते हुए सीधा नीचे आने वाला है। और हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जहां पर भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो वो हमेशा उस वाले पाथ को फॉलो करेगा जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन लग रही है। दैट्स इट। बोलो समझ में आया, पक्का। चलो चले गाइस, आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में भी आया होगा और आप लोगों ने काफ़ी इंजॉय भी किया होगा। कल और मिलेंगे अलग अलग क्वेश्चंस के साथ, अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग वीडियोस, कीप मोटिवेटिंग अस। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।